प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। ये आज 5वां कार्यक्रम है हमारी विशेष श्रृंखला का कि डॉक्टर अम्बेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। इससे पहले की 4 कड़ियाँ आप जरूर देखिएगा, और जब तक वो नहीं देखिएगा ये 5वीं कड़ी नहीं देखिएगा। तो मैं निखिल सबलानिया आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने अब तक आपको बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, जब मैंने पढ़ी मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं खुश हो गया कि इससे अच्छा कोई ग्रंथ, तो राजनीतिक ग्रंथ तो मुझे पढ़ने को मिल ही नहीं सकता था। और वाकई में जो उसमें मैंने पढ़ा वो मैंने आज की जब पढ़ा तब की परिस्थिति में भी देखा। अब मैं अपनी ये पॉलिटिकल कमेंट्री बना रहा हूँ उस पुस्तक के ऊपर जो मैंने पढ़ी थी लगभग 14 साल 15 साल पहले। और अब तक का मनन था, और बचपन से हम राजनीति तो देखते आ रहे। लेकिन आप सब युवाओं से मैं कहूँगा कि आप भी राजनीतिक पुस्तकें और अच्छे विद्वानों की पुस्तकें पढ़े। आपके स्कूल और कॉलेज की पुस्तकें तो पढ़ के एक तरफ कर दीजिए, या कोई आपके एंट्रेंस एग्जाम की पुस्तकें। इससे पहले के वीडियो आप जरूर देखिएगा, संक्षिप्त में मैं बताता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर जी एक कहानी बताते हैं, कांग्रेस की कहानी, 1947 से पहले की कांग्रेस। और उस कहानी में वो बताते हैं कि कैसे कांग्रेस जब आई तो वो कौन सी पार्टी थी। वो कहते हैं कि वो रुष्ट ब्राह्मणों की थी। अच्छे ब्राह्मण भी थे, कुछ रुष्ट ब्राह्मण थे जिनके बहुत ज़्यादा अधिकार थे, और विशेषकर मृत्यु दंड का जो अधिकार नहीं, उन्हें मृत्यु दंड ना पाने का अधिकार था, वो अधिकार उनका छिन गया और उनको मृत्यु दंड ब्रिटिश व्यवस्था में मिलने लगे। इसके अलावा भी कुछ अधिकार वो बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं वे लोग रुष्ट थे। और फिर वो बताते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये जो कहती है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट शू शू शू, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है। तो भैया वो तो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने लिखित में उस टाइम पे कि अरे भैया ये जो कांग्रेस है ना, तुम जिसके चक्कर में पड़ रहे हो, ये तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं, एक पारिवारिक स्ट्रक्चर रख रही है। और जो हमने देखा, इससे आगे मैं कहूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं कांग्रेस का विरोध कर रहा हूँ, बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया, मैं किसी पार्टी का पक्षधर भी नहीं हूँ, विरोधी भी नहीं हूँ। हाँ, पार्टी का पक्षधर हूँ अगर उसकी नीतियाँ लोक कल्याण की है, और उसका विरोधी हूँ उन नीतियों का अगर वो नीतियाँ लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का मैं ना। और अगर वे मुझे जोड़ना चाहते हैं अपनी पार्टी के साथ, या मैं पार्टी बनाऊँ, मेरी पार्टी में लोग कोई आना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। अगर मुझे जोड़ेंगे और मेरे सिद्धांतों के हिसाब से चलेंगे, जो सही सिद्धांत होंगे, तो मैं उनके साथ रहूँगा। ये है। और अगर उनके अच्छे सिद्धांत होंगे तो वो भी मैं स्वीकृत करूँगा। तो ये डॉक्टर अंबेडकर जी बताते हैं। फिर डॉक्टर अंबेडकर जी बताते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये टिकट जो देने शुरू किए थे इन्होंने, कांग्रेस ने, तो इसमें जो ये एक आवंटन देते थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्राह्मण को टिकट देते थे, जिससे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो वो जो एक लेयर है, सामाजिक जो पिरामिड है, वो बना रहे। कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा थी। फिर वो बताते हैं कि इनकी जो 2 विंग थे इनके, और इनके पास कुछ राजनीतिक मुद्दा एक्चुअल में ढंग का था नहीं। मेन मुद्दा था सामाजिक मुद्दा, लेकिन उसको भी इन्होंने दरकिनार कर दिया। और इनके कोई नेता थे, उन्होंने कहा कि अरे भैया, तुम जिस पंडाल में अपने सामाजिक कार्यक्रम, अपने सामाजिक अंग के करते हो, इसको बंद करो करना, मैं इसे आग लगा दूंगा। तो ऐसे करके कांग्रेस ने अपने सामाजिक कार्यक्रम, जो बेसिकली थे क्या, वो सामाजिक कार्यक्रम 2 सामाजिक कार्यक्रम थे। एक हिंदू मुस्लिम एकता का कार्यक्रम था, और एक अछूतों के कल्याण का, SC ST, या उसमें आप शूद्र भी ले लो, उनके कल्याण का, मतलब निम्न जाति के जो लोग माने जाते थे उनके कल्याण का था। तो आप मैं जैसे पहले वीडियो में बताया, आप पार्टी का या किसी व्यक्ति के सिद्धांत को पकड़िए। अब इन सब बातों से आप सिद्धांत को आप शायद पकड़ते आ रहे होंगे कि वो लोग जो रुष्ट हो गए। और जैसा मैंने बताया कि पॉलिटिकल उथल पुथल उतनी नहीं थी। कुछ एक चीज़ों को हटा दो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से भारत के व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसर बन गए थे। उनकी कंपनी के बाद जब ब्रिटिश सरकार की सत्ता भारत में बनी, तो उसमें बहुत सारे हम कर्मचारी हम लोग थे। उनके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आ चुका था, उनका रेलवे इंस्टीट्यूशन आ चुका था, उनकी आर्मी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट, शायद दुनिया की सबसे बड़ी उस समय आर्मी थी, उसके हिस्से हम थे। जो निम्न तबके थे भारत के, उनको
एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई थी, सरकारी नौकरियां मिलनी शुरू हो गई थी, तो कोई पॉलिटिकल अव्यवस्था थी नहीं उतनी, पर फिर भी एक रोष जो था ना वो विदेशी सत्ता का तो होता ही है, और कांग्रेस को ज़्यादा रोष था, वो बाबा साहब ने बताया। अब वो ये भी बताते हैं कि जो कांग्रेस है ना, इसने मीडिया की पूरी पकड़ थी, क्योंकि जो टाइम्स ऑफ ग्रुप है उसको बिरला जो फाइनेंसर थे वो उन्होंने उसको खरीद लिया था कई साल पहले, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे कि ये पूरा मीडिया जो है ना उसमें ये सारे ब्राह्मण घुसे हुए और ये कंट्रोल करते हैं। अब ब्राह्मण घुसे होंगे क्योंकि वो लोग एजुकेटेड थे उस समय, ब्रिटिश टाइम पे वो एजुकेशन लेते थे, पहले तो थी उनके पास, पर ब्रिटिश एजुकेशन भी उन्होंने ली, उससे पहले उर्दू के भी बड़े अच्छी उन्होंने पढ़ी, पर वो तो मीडिया कर्मी थे, खैर एक अलग बात है। बट मेन कांग्रेस की बात है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कई ऐसे ब्राह्मण भी थे जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ थे, कई ऐसे ब्राह्मण भी थे। रानाडे जी, जो रानाडे जी थे, उनको तो बाबा साहेब जी ने अपना गुरु माना। एक मिस्टर भंडारकर थे, उनका तो मैंने जो पुस्तक ट्रांसलेट करी बाबा साहब की, कल मैं वीडियो बना ही रहा था, तो ये पुस्तक, ये एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये मैंने जो ट्रांसलेट करी इसमें भंडारकर जी के उल्लेख उन्होंने दिए हैं। श्रीधर तिलक, सहस्त्र बुद्धे नामक और कई लोग भी, सब वर्गों के लोग उनसे जुड़े हुए थे। देखिए उस समय का जो भारत था ना वो आज के भारत से बहुत अलग था, और उस समय के भारत का मतलब है तब का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये मान के चलिए एग्जैक्टली आप। तो वो जो ये जो एरिया था ना, इसमें बहुत अलग तरह की सोच चल रही थी। आज शायद लोग उतना एकजुट नहीं हो रहे, लेकिन उस समय ऐसा भी था कि बहुत अलग अलग जाति समुदाय के लोग आके एकजुट भी हो रहे थे, और एकजुटता जब भी दिखाई, विरोधाभास तो रहा, जातिवाद रहा, धार्मिक भेदभाव रहा, लेकिन उन सबके बीच में जब भी एकता की बात आई और लोग एक हुए, तो हमारा जो पलड़ा था भारत का, वो कहीं ना कहीं भारी, भारतवासियों का पलड़ा ब्रिटिश सरकार पे भारी पड़ता था। अब ये जो पलड़ा था ना, ये जो भारत की मास यूनिटी थी, जब तक ये मास यूनिटी नहीं बनती तब तक कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकती थी। और वो मास यूनिटी की समस्या राजनीतिक समस्या नहीं थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे मैंने पहले बताया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड एरिया, जो ब्रिटिश सरकार के एरिया अंडर में आते थे वो एरिया अलग थे, रजवाड़ों के और नवाबों के एरिया अलग थे, सब सेटलमेंट से चल रहा था। राजनीतिक उथल पुथल उतनी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अभी वीडियो देखते हो पुराने, वो सब नहीं, बुक्स पढ़ो, बुक्स के आधार पर समझ में आएगा और एनालिसिस निकलेगा। तो जो सोशल इनइक्वालिटी थी ना वो ज़्यादा थी, तो वो सोशल इनइक्वालिटी को हाईजैक करने के लिए कांग्रेस ने 2 कार्यक्रम चलाए। और ये कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जो पुराने जो कार्यक्रम है ना, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज, ये सब कांग्रेस के, सब कांग्रेसियों के कार्यक्रम है पुराने। हालांकि इनकी स्थापना पहले हुई है, आसपास ही हुई है। अगर आप आर्य समाज देखें और कांग्रेस की स्थापना के बीच में ज़्यादा वर्षों का अंतर नहीं है, तो ये इन्हीं के एक पीढ़ी पहले के लोगों ने स्थापित की थी चीज़ें। तो ये जो था ना, ये बेसिकली जो सोशल पावर थी, जो सामाजिक शक्ति थी, उसको अब कैसे सोशल पावर कैसे दिखाओगे कि जो हमारा दल है ये सेक्युलर है और हमारा जो दल है ये जातिगत भेदभाव नहीं करता है, ये बात को कहना। इसके लिए गांधी जी ने एक कोई नाम दे दिया, मैं तो लेता भी नहीं, वो तो नाम ही बहुत बुरा नाम है, लोगों को एक अलग पहचान दे दी और कई कई बातें हुई। और फिर जैसे मैंने बाबा साहेब जी का ने लिखा, बताया आपको कि जब अब उन्होंने, जब ब्रिटिश सरकार ने फाइनली बड़े अच्छे अधिकार दे दिए उन्हीं शोषित लोगों के लिए जिनको नहीं मिले थे और जिनके दम पर कांग्रेस सरकार बनाना चाह रही थी, तो गांधी जी ने उपवास कर लिया। तो फिर बाबा साहेब जी ने कहा, गांधी जी वैसे तो आप मेरे लोगों का नाम जो भी करते हो, लेकिन जब इनको, और आपने कई बार व्रत भी रखे, इनके लिए तो व्रत रखे नहीं,
लेकिन जब जो व्रत आमरण अनशन कि भैया मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, और जब इनको अधिकार मिले तो उन अधिकारों को खत्म करने के लिए आप ये अपना अनशन रख रहे हो। तो खैर उसके बाद एक समझौता हुआ हिंदू और डिप्रेस क्लास, दलितों, आदिवासी और SC ST जिसे हम कह सकते हैं, इसके बीच में। और वो समझौता क्या हुआ कि अच्छा, इस सब के अंदर एक चीज़ और समझने की बात है कि शूद्र कहाँ खो गए थे, OBC जिसे हम कहते हैं, कहाँ खो गए थे, उनका मैं एनालिसिस अपनी बुक में कर रहा हूँ। वो एक बहुत समझने वाली उस वर्ग की मानसिक मनोविज्ञान है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो अनुबंधन हुआ, जो पूना पैक्ट कहलाया, गठबंधन अनुबंधन हुआ, अब दो बातें और बड़ी मज़ेदार है जो इस पुस्तक में पता चलती है हमें। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लिखित। तो इसमें एक प्रसंग है तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिरला कंपनी के मालिक फाइनेंसर थे कांग्रेस के, और भी कई कंपनीज थी जिसके जो फाइनेंस कर रही थी कांग्रेस को। आई थिंक बजाज उनमें से एक थी। पारसी कंपनीज, जो पारसियों की कंपनीज है, वो तो कई रही होगी। तो बेसिकली ये पूंजीपतियों से पैसा ले रहे थे और ढिंडोरा पीट रहे थे समाजवाद का, ढिंडोरा पीट रहे थे एकता का, गरीबी उन्मूलन का। तो इस पुस्तक में बाबा साहेब जी ने नाम देकर बताया है कि एक ब्रिटिश को थे स्टेट्समैन, राजनेता, एरिस्टोक्रेट, कुछ कुछ जो यहाँ पर वहाँ के प्रतिनिधि बन के आते थे। जैसे उन्होंने गांधी जी से एक बात बोली, अरे गांधी जी एक बात बताओ कि आप पूंजीपतियों से तो पैसा ले रहे हो, किसकी सरकार बनाओगे? इसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। अब गांधी जी के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, तो उनका भी क्या सिद्धांत रहा होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा, जैसे मैं कहता हूँ, हर व्यक्ति और हर दल के सिद्धांत के लिए उसका परिवेश समझना जरूरी है। इनके पिताजी पोरबंदर के महाराजा के फाइनेंस मिनिस्टर थे, आई थिंक सौराष्ट्र के राजा के, आई थिंक पोरबंदर में तो इनका घर था, तो शायद सौराष्ट्र का राजा, आई एम नॉट श्योर कि सौराष्ट्र या पोरबंदर। मतलब वो ये वैश्य कम्युनिटी से आते थे। और गांधी का अर्थ होता है ग्रोसरी, जो परचून का काम करते हैं, तो बेसिकली जो हिसाबी किताबी जो वैश्य समुदाय। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही वैश्य समुदाय से फाइनेंस भी उनको आया। तो इस पर गांधी जी चुप हो गए। एक और बड़ा अच्छा प्रसंग है जो बाबा साहब की पुस्तक में नहीं है, लेकिन एक पुस्तक है, इश्तियाक अहमद एक पॉलिटिकल ऑथर है, उनकी है, जिन्ना फेलियर एंड सक्सेस करके। उसके अंदर वो बताते हैं कि जो नेहरू थे, और आप रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि नेहरू जी ने भी जो है ना कुछ समाजवाद पे अच्छे अच्छे भाषण दे दिए, कुछ पेल डाला। वो कहीं जाकर आए फॉरेन में, और फॉरेन में वो समाजवाद साम्यवाद पे पढ़ कर आ गए या सुन के आ गए, और पता नहीं उनके मन में था नहीं था, लेकिन उन्होंने ये भाषण पेल डाले। अब मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने जो भाषण दे दिए ये कोई सही इंटेंशन से थे, क्योंकि बाद में तो वो उल्टा ही काम हुआ, समाजवाद तो धराकदा रह गया, परिवारवादी रह गया। खैर, जब उन्होंने पेल तो डाले, तो उस पर जो कांग्रेस के फाइनेंसर थे उनका दबाव बना कांग्रेस के ऊपर, और राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी, ऐसे ऐसे नामी कांग्रेसी नेताओं ने गांधी जी से कहा, भाई हम इस्तीफा दे देंगे, ये नेहरू जी को बोलिए कि अपने भाषण वापस लो। तो बातों को घुमा फिरा के फिर नेहरू जी ने वो भाषण नहीं, असल में वो सिद्धांत जो थे ना, साम्यवादी सिद्धांत, कि जिससे असल में भारत के लोगों को सही अधिकार मिलने थे, वो वापस लेना चाह रहे थे। उन्हीं साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर बाद में चीन ने अपनी सरकार बनाई, कुछ असफल रही और सफल भी रही। जरूरी नहीं है कि साम्यवाद, लेकिन देखिए साम्यवाद को ना समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
ये समाजवाद को समझना पड़े तो समझ ही नहीं आता है। और इसका दुरुपयोग होना और इसका दुरुपयोग से बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अरे बाप रे, बड़ी मोटी किताब है ये। अब बहुत से लोग जैसे बोलेगा कार्ल मार्क्स का नाम तो लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ। और ये इसके जो कुल पृष्ठ है उसका डबल मानिए, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा है। तो लगभग 1400 पेज की, मतलब 2800 पेज की आप पुस्तक मानिए। और ये जर्मन से इंग्लिश में, हिंदी में तो हमें मिल ही नहीं गई। तो अब समझने के लिए इतनी मेहनत कौन करता है? लेकिन जो व्यापारी है ना, व्यापारी वर्ग टॉप लेवल के, वो पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। वो पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं और वो फाइनेंस करते हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह। कहीं ना कहीं जो उनका कंट्रोल होता है ना, वो माइंड्स पे होता है, और वो इसलिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोलते हैं। तो ये अब इट इज़ नॉट अ पैल्पेबल थिंग, इट इज़ अ पैल्पेबल थिंग, इट्स नॉट अ फिजिकल, यू कांट सी एंड यू कांट टच। ये कोई दृश्य नहीं है, इसको आप, ये अदृश्य चीज है। तो वो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि जो भगत सिंह जी थे, उनको जो मारने का कारण था, फांसी देने का, उनको शहीद करने का, शहीद तो हम बोलते हैं उनके लिए, तो उनको मारने का जो कारण था वो ये था कि वो 23 साल की उम्र में साम्यवाद, समाजवाद की वकालत कर रहे थे। और अगर वो 23 साल में कर रहे थे तो वो, ये जो ब्रिटिश लोग हैं ना, जो यूरोप के शक्तियाँ हैं, ये बहुत पुराने राजनीतिज्ञ लोग हैं। तो वो 23 साल का व्यक्ति अगर जिंदा रहता, अगले 5 साल में क्या कर देता, इसका ब्रिटिश सरकार को डर था। तो जब गांधी जी से पूछा कि भैया आप वकालत गरीबों की कर रहे हो, मजलूमों की कर रहे हो, पैसा आप पूंजीपतियों से ले रहे हो, तो किसकी सरकार बनेगी? तो गांधी चुप रहे। तो गांधी जी चुप रहे। ये बाबा साहब ने लिखा है अपनी पुस्तक में, मेरे शब्द नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात गांधी जी के बारे में बाबा साहब जी ने इस पुस्तक में लिखी। तो अब कांग्रेस का विस्तार करने के लिए कांग्रेस, फाइनेंस तो आ रहा था, लेकिन क्योंकि देखिए कांग्रेस या इस देश में जब भी कोई बड़ी पार्टी बनती है तो ये देश तो बहुत बड़ा देश है। अब इतने बड़े देश में चलाने के लिए, उस पार्टी को चलाने के लिए इतने सारे हजारों वर्कर्स चाहिए। उन वर्कर्स को कहाँ से आएंगे? तो गांधी जी ने समझ गए कि भाई ये तो या तो वर्कर भी ढंग के चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए। अब पढ़ा लिखा नौकरी क्यों छोड़ेगा? तो उन्होंने एक फंड बनाया ताकि उनको माहवार मिलता रहे, कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ। तो वो फंड का नाम था तिलक स्वराज फंड। और उस समय के हिसाब से 1,32,00,000 रुपए से ज्यादा उन्होंने वो फंड इकट्ठा किया। उस फंड के अंदर उन्होंने ये घोषणा करी थी कि मैं इतनी फला फला राशि अछूतों के उद्धार के लिए लगाऊंगा। अब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 3 बातें इस फंड से संबंधित पुस्तक में लिखी। एक तो उन्होंने लिखा कि भाई ये जो आपने फंड बनाया, तो सबसे पहले तो इसमें जो पैसा जाना चाहिए था भारत के सभी क्षेत्रों के हिसाब से, सभी, उसमें आपने सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र को दिया। सो कॉमन। तो ये गुजरात क्षेत्र से आते थे, तो कहते सबसे ज्यादा तो आपने अपने क्षेत्र को दिया पैसा। दूसरी बात ये कि जो आपने दलित उद्धार के लिए पैसा देना था, भेदभाव छुआछूत खत्म करने के लिए देना था, और जैसे कि कांग्रेस का मैंने आपको बताया कि क्यों उनके लिए जरूरी था कि सामाजिक एकता वो लेकर आए, उसमें तो आपने पैसा ही बहुत कम दिया है, नाम मात्र का दिया है। और पैसा देंगे तभी तो काम होगा ना। जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा खुद के वर्कर्स के लिए तो उन्होंने फंड बना लिया, उनके फाइनेंसर भी आ गए, पूंजीपति दोस्त भी आ गए, और जो काम से उनकी मेन स्ट्रेंथ बनती, लेकिन उस काम पे कहाँ से देते? उनका सिद्धांत ही नहीं था ना वो। उनका सिद्धांत ही वर्ण व्यवस्था और पूंजीपति व्यवस्था का था, कांग्रेस का। फिर वो कहते हैं, बड़ी मजेदार बात लिखते हैं बाबा साहब जी,
क्या इस फंड में से भी आपने अपने व्यक्तिगत, आप दुनिया के सामने महात्मा बनते हो, आप दुनिया के सामने कम कपड़ों में हो, कोई लालच आप में नजर नहीं आता, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने सबसे ज्यादा फंड का एक बड़ा हिस्सा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लिया। एक व्यक्ति के उपयोग के लिए इतने बड़े हिस्से की जरूरत है जो कई लाखों में था उस समय, मतलब उस समय का लाखों, आज का करोड़ों का हिस्सा। तो ये हमारे जो राजनेता है ना कि भैया हम आम हैं और खास हैं, ये चलती हुई आ रही है। ये सिद्धांत में नेताओं का नाम ले सकता हूं, लेकिन देखिए अगर नेता का मैंने नाम ले दिया, पार्टी का नाम तो ठीक है, क्योंकि पार्टी की अपनी एक कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती। हाँ, सिद्धांत के ऊपर बात हो रही है। नेताओं का नाम लेने से हमारा दृष्टिकोण उस नेता पर चले। मैं नहीं चाहता कि किसी का दृष्टिकोण किसी की व्यक्ति के ऊपर जाए, वो सिद्धांत को समझना जरूरी है। तो ये बड़ी, जो मैंने आपको बताई कि उनका फाइनेंस कैसे आया, क्या बनाना चाहते थे, और जो अलग से अभी फंड बना रहे थे उसमें शक्ति उनकी उनका कैंडिडेचर कि उनकी एक ये कहना कि भैया कि हम उपयुक्त कैंडिडेट हैं देश में गवर्नमेंट बनाने के, ये शक्ति जहाँ से मिल रही थी वहाँ पे तो उन्होंने खर्चा ही नहीं किया। अपना सामाजिक जो विंग था उसको भी ख़त्म कर दिया। टिकट के बंटवारे के अंदर एक वर्ण विशेष को ही, उसमें से भी श्रेष्ठ को, ये नहीं कि उसमें से भी कोई बेचारे कमज़ोर को उठा लें, उसमें से भी श्रेष्ठ को ही रखना ऊपर, वो श्रेष्ठ को ऊपर रखना है, ताकि वो जब श्रेष्ठ जाएंगे ना तो वो पूरे पॉलिसीज़ को फिर वो अपने हिसाब से करेंगे। मीडिया पे कंट्रोल रखना, तो ये सब बातें बताई है। मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस श्रृंखला को, और भी कई ऐसे दस्तावेज हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के, तो कोशिश करूंगा कि इसके आगे के भी कार्यक्रम मैं लेकर आऊं और आपको बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। और डॉक्टर अंबेडकर जी की सारी पुस्तकों के डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिंक है उसमें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे रखे हैं, उनके द्वारा लिखित किताबें, और इंग्लिश में भी हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी में भी है। और आप हम एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ जो nspmart.com, nspmart.com, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8851188170, 8527533051। और आप ये ध्यान रखिएगा कि इनका वीडियोस का मकसद किसी व्यक्ति पार्टी को दोषी ठहराना नहीं है, क्योंकि दोष ठहराने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। जैसे मैंने एक अलग वीडियो में बताया कि मेरे पास एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो नई पार्टी बनी थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी नई पार्टी के अंदर क्या गारंटी है कि जो लोग इसमें आएंगे वो करप्ट नहीं होंगे आगे चल के। और ये प्रश्न तो ऐतिहासिक प्रश्न है। मैं भी कल को नई पार्टी बनाता हूँ तो मेरे पास क्या गारंटी है? ये गारंटी तभी हो सकती है जब हम एजुकेट करें लोगों को, और लोग ना थोड़ा सा ना सिद्धांतिक होना जरूरी है। हमारे यहाँ से ज़्यादा लोग जो है ना, वो छोटे छोटे जो देश होते हैं ना, गरीब देश अफ्रीका के, वहाँ पे अपने देश में अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो चीन की सत्ता से भिड़ जाते हैं, जो रूस की सत्ता से भिड़ जाते हैं, नेपाल के अंदर क्रांति आ जाती है, म्यांमार में क्रांति आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई सड़कों पर उतरो, ना ना ना, वो मत करना, कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक आदमी फ़ायदा उठा रहा है, फिर दूसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा। आपको अपने आप को बदलना है, अपने आप को एजुकेटेड करना है। व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और मनोविज्ञान की शिक्षा और कानून की शिक्षा भी मैं ऐड करूँगा। ना भी ले तो कम से कम कुछ तो पढ़े। मैं नहीं कह रहा LLB करो, सोशलॉजी करो। आज तो बहुत अच्छा मौका आपके पास, अच्छे विद्वानों को सुनो, अच्छे विद्वानों को पढ़ो। और एक लास्ट गुजारिश मेरे देश के उन भाई बहनों से जो नशे के आदी हो रहे हैं,
कि भाई वो जो शाम को आप जाके लाइन लगाते हो ना यार दुकानों के आगे, समझ रहे होंगे, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। अरे यार वो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपके स्वास्थ्य पे देश का पैसा अलग खर्च हो रहा है, वो रेवेन्यू उसका बकवास है, वो कुछ सरकार बेवकूफ़ बना रही है, वो चंद पूंजीपतियों के जेबों में मोटा पैसा जा रहा है। अरे पुस्तकें अच्छी पढ़ो, थिएटर जाओ, पेंटिंग करो, संगीत सुनो, नृत्य देखो, कुछ अच्छी चीज के अंदर अपना टाइम लगाओ, समाज को एक करने में वो टाइम लगा दो, वो मजा देखो जीवन का। अरे जीवन का मजा तो लोगों को जीवन बर्बाद करने के लिए क्या, कि दिन भर कड़ी मेहनत करी और रात दिमाग खराब। दो अपने, चाहे बीवी बच्चों को दो, अपने गली मोहल्ले को दो। आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई, जब हमारे देश में अच्छी किताबों के दुकानों पे ऐसे लाइन लगने शुरू हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी देश की। और जीवन का जो मजा है ना, को बड़े उद्देश्य बना के जियो, आपके देश के लिए, आपके परिवार के लिए, और मैं तो कहूँगा कि देश के लिए करो। देश के लिए बहुत कुछ है करने को अभी बाकी। कम से कम बौद्धिक क्रांति का हिस्सा बन के उसमें पार्टिसिपेट करो। धन्यवाद, और ज़रूर देखिएगा बाकी हिस्से भी।